अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हुमाया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद। और आज 15 जून बुध का दिन, सब सवेरे पाकिस्तान में। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं 92 न्यूज पर और प्रोग्राम में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन शाहजेब, मुझे एक बात करनी है, अब मेरे पेट में बहुत दर्द। आप दो बातें करें। ओके, दो। पहली वाली बात ये, बात नंबर एक कि ये जो मतलब सिनेरियो चल रहा है, मतलब कल मैंने जो न्यूज चैनल्स में देखा, मुझे देखकर शर्मिंदगी हुई। मुझे लगा कि दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। मुझे लगा दिस इज नॉट सपोज टू हैपन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर नेशन। और ये जो भी हो रहा है, ये अखलाकियात से इतना क्रॉस कर गई है बात कि ये लग रहा है कि कोई 4th, 5th, 3rd क्लास के जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। किस तरफ इशारा कर रही हैं आप? मैं ओवरऑल सियासत पे, असेंबली की सिचुएशन पे, इजलास नहीं हो सका, बजट पेश नहीं कर सके, मुराद अली शाह पंजाब की भी बात करें, सिंध की भी बात करें, मुराद अली शाह साहब बात कर रहे हैं तो वहां शोर मच रहा है। कैसे? जब आप अपनी तरफ करते हैं तो लोग आपकी तरफ जो है ना तनकीद करते हैं, तो आप शिकायत करते हैं, डन। लेकिन जब दूसरा कर रहा है तो तब भी तो आप वही कर रहे हो, तो फिर अगले में और आप में फर्क क्या रह गया? बिल्कुल कोई फर्क नहीं रह जाता। इसीलिए हम देखते हैं कि शोर शराबा किया जाता है जब बजट पेश किया जा रहा है। और जब बजट की बात हो रही है तो सिंध के हवाले से भी आपको बताते हैं कि सिंध का 1713 अरब रुपए का हजम का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। सिंध का बजट भी आ गया, बहुत सारी मुराद अली शाह साहब ने बातें की हैं। तनख्वाहों में 15% जो है वो इजाफे की बात की, जबकि पेंशन में भी 5% इजाफा करने का कहा गया है, ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो भी दिया जाएगा 33% तक। 33% तक, एग्जैक्टली। टैक्स फ्री बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब मुख्तस जो हैं वो किए गए हैं। कराची में 250 बसों की जो फरहमी और हैदराबाद के लिए BRT की तजवीज़, नई बसें आ रही हैं कराची में। ये नई बसें आ रही हैं और जो पुरानी बसें हैं जिनको ऑब्वियसली मेंटेन भी नहीं किया जा रहा था, वो भी जो है थोड़ा सा खत्म हो जाएंगी। तालीम के लिए 336 और सेहत के लिए 200 अरब, अमन और अमान के लिए 132 अरब मुख्तस कर दिए गए। चलो ये तो अच्छी खबरें हैं साथ में, लेकिन मैं फिर भी ये एतराज करूंगी कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने घी और आटे पर सब्सिडी का जो है वो बिल्कुल ऐलान किया है यूटिलिटी स्टोर्स में। लेकिन हो क्या रहा है? हो कुछ ये रहा है कि जैसा कि पहले भी होता रहा है पाकिस्तान में कि ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन हकीकी तौर पर जब जाया जाता है यूटिलिटी स्टोर्स तो रैक्स आपको खाली मिलते हैं। और यही हो रहा है कि इस वक्त आवाम परेशान है कि जब वो जाते हैं यूटिलिटी स्टोर्स तो उनको कुछ नहीं मिलता। सब्सिडी का ऐलान बाकायदा तौर पर किया गया है घी और आटे पर। फैसलाबाद की बात करें, मुल्तान की बात करें, कोयटा की बात करें, और कई शहर ऐसे हैं जहां पर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी, आटा और दालें जो हैं वो नायाब हो गई हैं। शहरी ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि जब से सब्सिडी का ऐलान किया गया है तो जब दस्तयाब ही नहीं है तो हमें उस सब्सिडी का फायदा क्या है? वो सारी चीजें ना सुलेमानी हो गई हैं जो नजर ही नहीं आती हैं। वो वाली बातें गायब, ज्यादा सब्सिडी दे दी कि नजर ही नहीं आ रही। सीरियसली कहीं भी 300 रुपए के जो है ना वो किलो मुयस्सर भी नहीं है। साथ में अगर दालों की बात करें, दालें आम मार्केट से भी महंगी दामों, सिर्फ ऐलान कर दिया जाए कि 300 रुपए किलो मिल रहा है, 400 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ मिले ही ना, तो ऐसे ऐलान का भी क्या फायदा है? इसको हमें मेरे ख्याल में हुकूमत को देखना चाहिए कि अवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तमाम अशिया जो है, अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर ऐसा कुछ हो रहा है कि वहां पर तमाम चीजें नायाब हो गई हैं तो इस पर कुछ गौर करें, कुछ देखें, ताकि अवाम जब जाएं तो उनको एटलीस्ट वो चीजें मैसर तो हो। नहीं, अगर वही वाली बात है ना कि हमने कह दिया नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, फिर वो बंदा जाए बाहर जो है ना, उसके लिए बारूद भी है और वो जो है वो टैंकर भी है और बंदूक भी है और बम भी, सब कुछ उसके लिए, मतलब उसको खाने को नहीं मिल रहा, वो अफोर्ड कर सकता है लेकिन उसकी पहुंच से दूर है। सो व्हाट्स द पॉइंट? खैर, आवाम को खुद नहीं, तेल के सस्ते नरखों फराहमी के मामले में बड़ी पेशरफ्त हुई। बड़ी अच्छी खबर है वैसे ही, क्योंकि हमारा जो है ना हुकूमत पाकिस्तान का इंडोनेशिया का उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हो चुके हैं और इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल फौरी फराहम करेगा। और हमने देखा भी, गुज़िश्ता रोज खबर भी आ रही थी इस हवाले से, जो पहला बहरी जहाज है वो 30,000 मेट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। वेरी गुड, राइट? अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं आपको बहुत अच्छी खबर के बाद एक और धचके वाली खबर दूं। मैं अच्छी खबरें देता हूँ, आप बुरी बुरी खबरें दें। अच्छा, ये अच्छा है, खुद अच्छी खबरें दो और मुझे मेरे शक्ल को जाके माया की शक्ल पे जो है ना वो बुरी खबरें आ रही हैं। डॉलर की बात करने जा रही है। मैं डॉलर की बात करने जा रही, अब नहीं कर रही। इट्स योर टर्न नाउ, यू टेल द बैड न्यूज़। भाई, क्योंकि डॉलर के बारे में ऐसी खबर तो कोई आती नहीं कि हम आपको ये बताएंगे डॉलर सस्ता हो गया है। खबर एक ही आती है कि डॉलर महंगा हो गया है। तो इंडियन बैंक में डॉलर ₹1.64 महंगा होकर तकरीबन 205 रुपए 50 पैसे का हो गया है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि अब ये इतनी जल्द डॉलर जो है 205 पर चला जाएगा। साथ में ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए बढ़कर 206 रुपए 50 पैसे का हो गया है। अब तो ये डॉलर इस तरह बढ़ता जा रहा है। मुल्की कर्जों में जो हम ये देख रहे हैं ना कि प्रोपोर्शनल है मुल्की कर्जों से, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्की कर्जे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। स्टॉक मार्केट की भी अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में 174 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 41,054 पर बंद हुआ। तो वो वही वाली बात है कि परसों जब हम बात कर रहे थे अहमद चुनाई साहब से कि जी जनाब आगे सिचुएशन बेहतर है, लेकिन उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की पॉजिटिवली कि इतने बुरे हालात नहीं है जिसपे इंसान परेशान हो जाए। बट देन अगेन जब डॉलर के पैसे बढ़ते हैं तो हम वाकई परेशान हो जाते हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का जो है वो असर नजर आने लगा। एक और बुरी खबर लेके आ गई है, कहाँ नजर मुझे नहीं पता, ये तो आपका पेपर था जो मैं पढ़ रही थी, मेरा तो नहीं था, मेरे में तो अच्छी अच्छी खबर थी। क्या लिखा है आपके पेपर में, आगे जरा बताएं। बिल्कुल, ये जो है ना वो कोर्स के बाहर से आया, तो हमें पता ही नहीं था। खबर ये कि एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए 10% और इसके साथ जो फ्रेट ट्रेन है उसके किराए में 15% बढ़ाने का फैसला किया गया है, उसके जो रेट्स हैं उसमें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने ये पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बावजूद जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनके किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। कितना चलाक है ना, जो टेंशन वाली खबर थी ना वो अच्छी बना के जो है ना यहाँ खबर देता हूँ उसमें अच्छी खबर जरूर होती है। पैसेंजर ट्रेन पर किराया नहीं बढ़ा है। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो माल बरदार गाड़ियां होती हैं उनके किराए में इजाफा हो चुका है। अच्छी खबर जो बोझ पड़ने वाली वो मेरे हिस्से में डाल दी होंगे। बाकी वज़ीर साद रफीक साहब ने कहते हैं कि रेलवे पर 8 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। लो आवाम को तो रिलीफ मिलेगा। हाँ, आवाम को चलो रिलीफ, दैट्स गुड। अच्छा, बात करें अगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है तो एक और खबर दें कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपए 28 पैसे महंगी कर दी है फी यूनिट, और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। ये खबर मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल की माह एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला सुनाया गया है। बिजली महंगी हो गई है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने FCA की मद में 5 रुपए 30 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी और अब इसकी मंजूरी हो चुकी है नेपरा की तरफ से। तो बट यू नो देन अगेन एक चीज है जो हम लोगों ने शायद याद हो कि बहुत पहले प्रैक्टिस की थी लोगों ने, फैमिलीज ने एक साथ मिलकर के जो हाईएस्ट टाइम होते हैं ना जिसमें जब से ज्यादा बिजली महंगी होती है उस टाइम्स में अपने फ्रिज, अपने डीप फ्रीजर्स, अपने एसी, अपनी वो चीजें जिसमें आपकी बिजली ज्यादा खर्च हो रही है आप बंद कर दें 10 बजे 11 बजे तक के लिए, ताकि आपके बिल जो है उस पर वो फर्क पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आपके एवरेज पे फर्क आएगा। मैं भी अच्छी खबरें बता सकती हूँ, मैं भी अच्छे मशवरे दे, अच्छे टोटके बता रही हूँ। बिजली कैसे बचानी है, बिजली कैसे बचानी है, क्योंकि बिजली आपको इसलिए बचानी पड़ेगी क्योंकि मुल्क में बिजली मिल नहीं रही है और मुसलसल महंगी होती जा रही है, लेकिन सार्फिन को कुछ नहीं मिल रहा। जब वो घर जाते हैं तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 14-14 घंटे भी कई इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। वजीर आजम के अहकामात, दावे हों या हुकूमत के दावे हों, ये सब एक तरफ, लेकिन दूसरी जानब जो हम हकीकत देख रहे हैं वो ये है कि अवाम को इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग, शदीद लोड शेडिंग का सामना है जिसमें कारोबार मुतासर हो रहे हैं। अब घर में काम करना उनका मुतासर हो रहा है, बच्चों ने स्कूल जाना है या दफातर आपने जाना है, सब काम रुके हुए, शदीद लोड शेडिंग मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं। चार सद्दा स्वाबी की भी अगर बात करें तो वहां पर एहतजाज हुआ है जनाब। चार सद्दा में डंडा बरादर जो है बरदार खवातीन सड़कों पर निकल आई जनाब, क्योंकि देखिए शाजिब सरा बता रहे हैं ना कि काम पे असर हो रहा है, आपकी साइकोलॉजिकल, आपके माइंड सेट पे बड़ा असर पड़ता है। आप गर्मी में होते हैं, आप उलझन होते हैं, गुस्सा आता है, आप कहते हैं देखो क्या मुश्किल में हम फंस गए, फिर नेगेटिव अल्फाज निकलते हैं। दफ्तर में काम करके कोई शख्स अगर घर जाए और फिर उसकी फैमिली तो खैर ऑलरेडी बेचारे पूरे घर में उनके बच्चे और उनके जो वालिदैन हैं वो अंधेरे में बैठे होते हैं, लेकिन कोई शख्स घर भी जाए थक कर तो वो देखे घर में बिजली नहीं है, रात को सो ना सके, तो वो दोबारा अगले दिन दफ्तर कैसे जाएगा तैयार होकर, कैसे फ्रेश होकर जाएगा, कैसे काम करेगा। एग्जैक्टली, फिर गुस्सा भी आता है और फिर रिएक्शन भी निकलता है। लेकिन बिजली ना आने पर रिएक्शन निकलना तो चलो अवाम का हक है, लेकिन कल अतातार साहब जो है ना वो बड़े तनकीद का निशाना बने क्योंकि उनके कुछ गलत अंदाज और गलत अल्फाज जो है ना उसके उनके आगे आ गए। खैर आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी तलबा और तलबात के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। मैनू भी अच्छी खबर आन दी है। ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं और ये सऊदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की 25 जामियात के तलबा को स्कॉलरशिप मिलेगी। दरखास्तें जो है वो ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग भी जमा कराएं ऑनलाइन दरखास्त और सऊदी अरब में आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। गर्मी में शहरी परेशान तो हैं ही, लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली आ नहीं रही है, लेकिन ऐसे में खुशखबरी है जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि महकमा मौसमियात की मुल्क में मजीद प्री मानसून बारिशें जो हैं उसकी पेशगोई की गई है। 15 से 23 जून तक आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। माया मुसलसल जिक्र करती रहती है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जब वेदर अपडेट की बात आती है कि कब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी, लेकिन कराची वालों को शायद अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 16 से 21 जून तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम,
है वो लाहौर समेत कई शहरों में बारिश मुतवक्किल है। क्या बात है, जबरदस्त। और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी भी डेफिनेटली आएगी, थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा बेहतर होगा, फसलों के लिए पानी दस्तयाब होगा, कितना अच्छा होगा, हमारी फसलें बहुत शदीद पानी की किल्लत का सामना था। एग्जैक्टली, हमारे मैंगोज, हमारे वेजिटेबल्स, हमारी फसलें, हमारी जमीनें, हमारे जितने भी देहातों में हमारे जो फार्म्स हैं, उन सब में जो है वो फायदा होगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है क्योंकि लाहौर का ही जिक्र किया जा रहा है। लाहौर रावलपिंडी में बड़ी शदीद बारिशें होंगी, इससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन पता है मैंने एक चीज कल नोट की शाहजेब, कल हमारी मेड आई थी, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह करे बारिश हो जाए। मैंने कहा तुम्हारे घर में तो पानी आ जाता है। कह रहे बाजी गर्मी तो बेहतर होगी। तो सोचे ना इंसान जो है ना वो यही गर्मी से निजात मिलेगी। अब साथ में आपको ये जरूर बताएं कि हम सब लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते रहे। मकबूल तरीन ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर अब बंद कर दिया गया है। दुनिया का मकबूल तरीन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ में आपको बताएं कि 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को मुतारिफ कराया गया था और वो उस वक्त अकेला ब्राउजर था क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर्स आ गए तो वो काफी पीछे रह गया था और इस वजह से उसको बंद कर दिया गया और कोई यूज नहीं करता था। सो थैंक यू सो मच इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर गिविंग अस सो मेनी ग्रेट इयर्स। हमने बहुत तो इस्तेमाल करते हमने तो बड़ा इस्तेमाल किया। मैं तो खैर काफी छोटी शायद में बहुत इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये समझ सुनामा में तो सिर्फ इतना ही। प्रोग्राम में आगे चल के आपको एक शाहजेब में जो है वो कोलैबोरेटिवली ये एक समझते हैं कि बेटी और बेटा दोनों अल्लाह की जो है ना रहमत और नेमत है। ये नहीं कि बेटी बेटा बने या बेटा बेटी बने, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी की अपनी अहमियत है और बेटे की अपनी अहमियत, और वो वालिदैन के लिए सहारा बने। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतनी बहादुर हों, बाहिम्मत हों कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। चाहे वो बेटा है या बेटी है, लेकिन वालिदैन का हाथ बटाएं या रोजगार कमाने में उनकी मदद करें। और इस तरह हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं एक छोटी बेटी, घर की सबसे छोटी बेटी अलीशा से, जिनका कोई भाई नहीं है और वालिद की वफात के बाद उन्होंने जो है घर की कफालत की, उन्हीं का अपने ही वालिद का रिक्शा भी चलाया। तो माया ने उनसे मुलाकात भी की है, उनका इंटरव्यू भी किया है, तो ये आपको दिखाते हैं। कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं, कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं, तो मुझे मेरे बाबा शिद्दत से याद आते हैं। माँ बाप की दुआ रंग लाएगी। जानती हूँ अब्बा के बगैर, वालिद के बगैर, बाबा के बगैर ज़िंदगी कैसे होती है। 6 महीने हुए वालिद साहब के इंतकाल को। वालदा एक चट्टान की तरह अपना शायद गम भी नहीं मना पाई कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे बाप भी बनना है, मुझे माँ भी बनना है, मुझे गाइड भी बनना है, मुझे गार्ड भी बनना है। और एक चट्टान जैसी बेटी जिसको बाप अपनी जिंदगी में रक्षा चलाना सिखा गया। बेटी बेटी है, बेटी में ताकत है, बेटी में रहमत है, बेटी में नेमत भी है, बेटी में हिम्मत भी है, बेटी में ताकत भी है, बेटी में रोशनी भी है, तो बेटी एक चट्टान भी है। बेटी अलीशा है। इस वक्त हमारे साथ अलीशा बैठी है। अलीशा रक्षा चलाती है और उसके वालिद साहब ने उसको सिखाया कि मैं अपना रक्षा किसी और को क्यों दूँ, मैं अपनी बच्ची को क्यों ना दूँ। और माशाल्लाह ये बाहिम्मत अलीशा वालिद साहब के 6 महीने के इंतकाल हुए वे भी मेहनत कर रही, क्योंकि क्या करें कि बड़ी सच्चाई है, हकीकत यही है कि महीना ख़त्म होता नहीं है और ख़र्चे हमारे सर पर होते हैं। चाहे कोई जाए तब भी ख़र्चा, किसी का इंतकाल हो जाए तब भी ख़र्चा, उसके जाने का ख़र्चा अलग, खाने का ख़र्चा अलग, अखराजात अलग। आइए अलीशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चे? ठीक है, तो प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। और माँ जी भी हमारे साथ हैं और आपसे भी बात करूँगी। मैं सर अलीशा से थोड़ी सी बात करके आपकी तरफ आती हूँ। उनके आंसू ज़ारो कतार निकल रहे हैं, लेकिन जाहिर है मैं समझ सकती हूँ कि मैंने अपनी वालदा को देखा है किस तरह सर्वाइव किया है उन्होंने। अब्बा के बाद आसान नहीं होता। सबसे पहले तो शुक्रिया।
हमें इस काबिल समझने के लिए, हमारे पास आने के लिए। जीती रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपके बेहतरीन नसीब करे। भाई साहब ने सिखाया, कैसे सिखाया, तुमने कहा, उन्होंने कहा, बताओ ना हमें प्लीज़। बस सब कह रहे थे कि उनको रिक्शा उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि बाहर किसी को दो। सब ने बोला कि बेटी आपकी नहीं चला सकती। मेरे अब्बू ने कहा कि मेरी बेटी मेरा बेटा है, यही हमारे घर का खर्चा चलाएगी, यही हमारे घर को चलाएगी। तो तुम तो इतनी छोटी सी हो अभी, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल दी गई? बस घर के कोई मसाइल नहीं, अब्बू बीमार थे, पढ़ नहीं सकी, अब्बू को भी देखभाल करनी थी। बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। क्या हुआ? रक्षा तुम्हें कैसे चलाया, सिखाया उन्होंने? खुद तो चलाते नहीं थे, उनकी चोट थी ना, उनकी चोट लगी हुई थी, शुगर पेशेंट भी थे। तो फिर जब उन्होंने चलाना सिखाया तो कैसे चलाते? साथ बिठा के चलाते? जी, वो मेरे साथ बैठते थे। और सीख लिया तुमने? जी, वो मैं सवारियाँ उठाती थी, मुझे कॉल, मैं ऊपर होती थी घर पर, वो नीचे कॉल करके बुलाते थे कि बेटा सवारियाँ आ गई, हाँ इनको छोड़ा। फिर कितने अरसे में सीखा अलीशा ने? मैंने हफ्ता भी मुझे नहीं लगा, मैंने सीखी है। जी। अभी किस तरह चलाती हो? उनके इंतकाल कितने दिन हो गए हुए थे? अभी 6 महीने हुए उनके इंतकाल को। तबीयत को बहुत ख़राब हो गई थी? तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कितने बहन भाई हो आप? हम 6 बहनें, 4 की शादी हो चुकी है, एक मेरे से बड़ी, एक में कवाल। और एक आप? जी। 8वीं जमात तक पढ़ा है आप? जी, 8वीं जमात तक 8वीं जमात तक। अब्बा के बाद कितने दिन उनके इंतकाल के बाद तुमने चलाना शुरू कर दिया रक्षा? अब्बू के 40वां हुआ, उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया। कहाँ जाती हो, कैसे जाती हो? कोई कुछ कहता तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? बस कोई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कोई नहीं भी करते। नहीं करते? जो नहीं करते वो ये कहते हैं कि आप लड़की हो, घर में रहो, आपके माँ बाप को नहीं पता आपको घर से निकाल दिया, उनको नहीं पता। फिर उनको यही जवाब देती हूँ कि बेटा तो उनका कोई है नहीं है, बेटियाँ ही बेटा उनको बन के दिखाना है उनको। और मेरे अब्बू का हमारे पर फ़ख्र, और उनका फ़ख्र बुलंदी रखना है। ये किसने लिखा है यहाँ पे? कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं तो मुझे मेरे बाबा शिद्दत से याद आते हैं। ये मैंने सब खुद लिखवाए, पीछे भी लिखवाए मैं। पीछे क्या लिखा है? पीछे लिखा है, जीवे हज़ारा, हर किसी के आगे झुका नहीं करते, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुका नहीं करते, माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, मरहूम अब्दुल जमील। अच्छा, वालिद साहब का नाम अब्दुल जमील था? जी, अब्दुल जमील था। अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। मरहूम अब्दुल जमील कहते हैं, इतना डरती क्यों हो? कहती हूँ बाप का साया सर पर नहीं। ऐसे नहीं कहते गुड़िया, ऐसे नहीं कहते। यही तुम्हारा माँ है, यही तुम्हारा बाप है। डरना नहीं है किसी से भी, किसी से भी। याद रखना, जो तुम हो ना, तुम्हारे अंदर अब्दुल जमील है, तुम्हारे चेहरे में अब्दुल जमील है। याद, ये तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी माँ के लिए भी। अभी जिंदगी में मैं ना सुनूं तुमसे और तुम जैसी बाहिम्मत जैसी बच्चियों से, अगर वो डरती हैं, डरती नहीं हो, डरो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। मजबूत है माशाल्लाह बच्चा हमारा। ये बात करते हैं, रक्षा कहाँ लेके जाती हो, कैसे लेके जाती हो, कितने बजे निकलती हो, क्या किराया लेती हो, बताओ। मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, ठीक है, और 6-7 बजे घर आती है। सुबह 8 बजे कहाँ कहाँ जाती हो? मैं हर जगह जाती थी, पूरे कराची में। वाले जिंदा थे तब भी जाती थी, अब आने जाने की सवारियाँ उठाती हूँ, फिर चली जाती हूँ। सद्दा, लालू खेत, सब जगह जाती हूँ। अच्छा, फैमिली बिठाती हो, लड़कियाँ बिठाती? लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियाँ, फैमिली भी नहीं? फैमिली में जेंट्स हो तो पीछे। हाँ, फैमिली में जेंट्स हो तो पीछे। अच्छा, अकेले बच्चियाँ, खवातीन जो होती वो हैं जाती हैं। अच्छा, कोई मुसलसल सवारी है कि अक्सर लोग कहते हैं चलो भाई ऑफिस के लिए तुम लग जाओ, तुम पिकेट बोलते हैं, लगे हुए हैं, कोई लगी है ऐसे बोलते हैं? नहीं, बोलते हैं, पर कोई घर के मसले, घर को भी देखना पड़ता है। अम्मी फिर अकेली होती हैं, हाँ। सौदा वगैरह लेकर आना, वो भी मैं ही लेकर आती हूँ। अच्छा। बाहर भी फिर मैं आने जाने की सवारियाँ नहीं उठाती, कि मेहमान आ जाता है, हाँ। अचानक सौदा लेकर आना पड़ता। तो घर आप लोगों का, मुझे पता चला वालिद साहब के इलाज में आप लोगों का अपना घर था, अपनी छत थी, वो भी सब चली गई? सब चली गई। अब आप लोग किराए पे रह रहे हो? किराए पे 15,000 किराया।
15,000 किराया है जी। और आप, आपकी बहन और आपकी अम्मा रहते हैं। जी। कोई रिश्तेदार वगैरह को कोई साथ, कोई बिल कितना जाता है बिजली का और गैस का? तो कुल टोटल 15,000 का महीना भरते हैं। टोटल 15,000 जाते ही जाते हैं। 15,000 जाने ही है। जी जी बिल्कुल। कितना अंदाजन दिन में बना लेती हो? 800-900। 800-900। कभी नहीं भी, बिल्कुल भी नहीं लगती। क्या सोचा है, क्या करना है इस हवाले से? बस मेरी यही गुजारिश है कि हमें घर दिया जाए, हमारे सर की छत होनी चाहिए और मुझे नौकरी दी जाए। नौकरी करोगी? जी नौकरी करूँगी। ऑफिस में करोगी? बिल्कुल करूँगी। कितनी तनख्वाह पे काम करोगी? जितनी भी दे, नौकरी तो नौकरी करनी पड़ती है। रक्शे में आ जाए करोगी दफ्तर? जी। अब रोई जा रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा आपसे क्या बात। कैसे बोल सकती हूँ मैं? उसके वो भी यही ख्वाहिश थी कि ये मेरी बेटी जो है मेरा बेटा बने, और कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस हालात में पहुँचेंगे या यहाँ तक पहुँचेंगे। माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली सॉलिड बेटी है आपकी। आपने तो माशाल्लाह ऐसी चट्टान को जन्म दिया है, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए और कमज़ोर नहीं। ये तो माशाल्लाह अभी पता नहीं क्या क्या झंडे गाड़ी की हैं। क्या क्या करेगी आगे ज़िंदगी में अलीशा? क्या करने का दिल है, क्या ख्वाब है? बस आगे बढ़ने का शौक़ है कि आगे बढ़कर कुछ करें, अपने लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें, दुनिया वालों के लिए कुछ बन कर दिखाएं, कुछ बन जाए। वादा करो बन के दिखाओगी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारी बच्ची हमारे साथ मौजूद अलीशा। देखिए, अल्लाह का हुक्म भी है, मेरे नबी की तालीमात भी हैं, और मौला तो खैर हज़रत अली की बात करें तो जब वो गए तो पूरा शहर ही यतीम हो गया। तो यतीमों के साथ तो वैसे ही बहुत हुक्म है कि नरमी, मोहब्बत, खुलूस, शफ़क़त से पेश आया जाए। इस वक्त इस घराने को कोई ऐसा जो अल्लाह का बंदा देख रहा हो, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम कोशिश करने की कोशिश। अल्लाह ताला कबूल करने वाली ज़ात रब की है, तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ। आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में शाज़ी और माया कर रहे थे आपका इंतजार। भाई माशाल्लाह हमें इतना देर हो गई वक्फे में, हमने कहा कहीं प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, हमें तो बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से। तो अब अगला जो खबर है हमारी वो क्या है? बिल्कुल, वो FATF के हवाले से है, क्योंकि एक अहम इजलास जर्मनी के शहर बर्लिन में इस वक्त जारी है। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द भी इसमें शरीक है, और जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में जो एक्शन प्लान है उस पर पाकिस्तान की पेशरफ पर तबादला ख्याल होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन 34 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल किया है, जिसके बाद ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। 2018 में जून में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। वज़ीर मुमलिकत दौरे में जर्मन के आला शख्सियात जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन इस हवाले से हम कुछ तफसीलात भी जानना चाहते हैं और तज्जिया भी चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप खैर से हैं? माशाल्लाह, ऑलवेज स्माइलिंग बी बोथ। God bless you, डॉक्टर साहब। It is always a pleasure having you. सुबह सुबह आपसे बात होती है तो दिन भी माशाल्लाह अच्छा गुजरता है। Hope you're well. और क्या चांस हैं डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस बड़े जो है ना इस बार ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या नहीं?
एक क्लियर मेरे ख्याल में जो आंसर तो ये हो सकता है कि अभी चांसेस कम है, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर आपको हिस्ट्री बता दूं कि 2018 में पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स पे कहा गया था कि अमल दरामद करें, तो हमने 26 पॉइंट्स पे काम कर लिया था। 2025 में मीटिंग हुई, 20 मीटिंग्स हुई और उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही मेंटेन रखा गया। 21 में फिर हमें 7 नए पॉइंट्स दे दिए गए और उन 7 में से भी अब हमने 6 पॉइंट्स पे काम कर लिए, यानी कि 32 आउट ऑफ 34 पॉइंट्स पे हमने काम कर लिया है। कुछ महीने पहले तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, लेकिन जो मौजूदा पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल है इसको मद्देनजर रखते हुए और जो इंटरनेशनल सिनेरियोज बन रहे हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो नहीं होगा कि फिर डू मोर टाइप का मुतालबा कर दिया जाए कि इतने नुकात पर अमल दरामद हो गया है, अब ये नए नुकात हैं जो शामिल किए जा रहे हैं आपके टास्क में जिसको आपने पूरा करना है, कोई ऐसा खदशा तो नहीं है? नहीं, देखिए पाकिस्तान ने अगर आप वो मुल्क जो कि ग्रे लिस्ट में नहीं है उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया है, इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो भी इंस्टीट्यूशन उनको हमें ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि FATF के अंदर बहुत सारी मल्टीलैटरल एजेंसीज होती हैं, डिफरेंट मुल्क होते हैं, उसमें लॉबिंग हो रही होती है कंट्रीज के अगेंस्ट। इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, तो इसके बावजूद कि हमने तकरीबन 99% तमाम कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर ली है, हमें ग्रे लिस्ट में मेंटेन रखा जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी प्रैक्टिकल प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशंस और हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन है ये दोनों हमारे रास्ते में एक हाइल हो रहे हैं और हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहे। तो चांसेस हो सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। उम्मीद ये है कि अगली दफ़ा जब ये FATF बैठेगी दोबारा से तो शायद हमें फिर उस ग्रे लिस्ट से निकाल दें। बट वही वाली बात है डॉक्टर साहब कि देयर इज सिल्वर लाइनिंग लाइक यू सेड कि एटलीस्ट वी आर नॉट इन द ब्लैक लिस्ट। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान ने जो FATF के जो तमाम अहदाफ थे वो मुकम्मल जो है उस पर अमल भी किया। आप कह रहे हैं कि इस बार जो है वो उसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम के लिए तो क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ शाज़ेब भी बात करते जो हमने पॉइंट्स अचीव कर लिए सारे, हम ग्रे लिस्ट में अभी तक मौजूद हैं, 7 में से 6 हमने अचीव कर लिए, तो कहीं इससे हमारी जो है वो हमारी पोजिशनिंग तो वीक नहीं होगी इन द कमिंग नेक्स्ट ईयर? इसमें असल में जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको वो 2019 में भी मेंशन कर रहे थे, 2020 में भी, 21 में भी, कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जो है उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा। FATF ने डिफरेंट लॉज अमेंडमेंट्स का कहा था कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉज हैं वो नए लॉज डेवलप करें और उनकी एग्जीक्यूशन करें वो लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। तो बहुत सारी रीजंस है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और जो इंस्टीट्यूशन है इनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे लॉज ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हैं, हमारी जो अदलिया है वो ऑलरेडी अनबाइस्ड है और वो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो अलग से लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन FATF अभी तक इस बात पे दोबारा जोर दे रहा है कि आपको अलग से कुछ लॉज बनाने होंगे। तो हमने कुछ अमेंडमेंट्स तो की हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इस अभी ये इजलास में क्या हमारे ऊपर कोई नई चीज थोपते हैं। इजलास में क्या होता है डॉक्टर साहब? पाकिस्तान ने इसके साथ साथ जो सिफारती कोशिशें हैं वो भी तेज कर दी हैं, लेकिन इसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो कितना फायदा पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात कि क्या इसके बाद पाकिस्तान पर जो भरोसा इंटरनेशनल मार्केट का वो भी बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए ग्रे लिस्ट से अगर पाकिस्तान निकलता है तो इस वक्त इससे अच्छी कोई बात नहीं पाकिस्तान की मईशत के लिए हो सकती कि एक इंटरनेशनल जो ना सिर्फ दूसरे कंट्रीज बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बेहतर होगा। और फिर हमें जो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से लोन लेने के लिए या जो IMF के साथ हमारे मामला चल रहे हैं उसमें भी ये एक मामून साबित हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला जाता है जिसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है, तो ये हमारी मईशत के लिए एक खुशखबरी साबित हो सकती है, ये एक पॉजिटिव एक स्टेप हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ये भी तो एक अच्छा स्टेप और एक अच्छी जो है वो फीलर आ रहा है कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को जो है वो पाम ऑयल जो है फौरी फराम करने का जो फैसला किया है, दैट इज ऑल्सो आई एम होपिंग कि वो भी एक ग्रे लिस्ट से निकलने में हमारे लिए एक अच्छा इमेज क्रिएट करेगा। व्हाट डू यू से?
जी बिल्कुल, असल में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी थी पूरी दुनिया को, और ये तो पाकिस्तान में हमारे जो यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल, ये मेरे ख्याल में उनकी नेगोशिएशन स्किल्स और उनके पर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें बशीर जान मोहम्मद जो कि पाम ऑयल एसोसिएशन के यहाँ पे उनको हेड कर रहे हैं, जो भी उनके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उन्होंने उनसे नेगोशिएशंस की, दूसरे लोगों ने नेगोशिएशंस की, और उसके नतीजे में अब मेरे ख्याल में 2-3 शिप्स जो हैं वो इंडोनेशिया से चल पड़े हैं और वो आ जाएंगे। वरना सिचुएशन ये होती कि पाम ऑयल की प्राइसेस को लोग भूल जाते हैं और पाम ऑयल की अवेलेबिलिटी यानी कि कुकिंग ऑयल हमें मिलना मुश्किल हो जाता है, जो मार्केट में अभी डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये FATF की बातें तो हो गई, पाम ऑयल का भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम मईशत की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है, मुश्किल हालात है, आगे चलकर बेहतरी होगी। आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हर किस्म के स्टेप्स लेने के बाद, हर किस्म के टैक्स आयद करने के बाद बजट भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई में भी इजाफा हुआ है। ओवरऑल मईशत को जब हम देखते हैं तो डॉलर मजीद ऊपर जा रहा है। आज भी हम देख रहे हैं इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 205, 206 पर चला गया है। आप मईशत को कहां देख रहे हैं आने वाले साल में? देखिए, एक तो ये कि गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर रही है। जो गवर्नमेंट है ये खुद बड़े एक अजीब ही एक दे आर इन द स्टेट ऑफ कमोशन, और जो भी इनके इकदाम हैं ये शॉर्ट टर्म है और बड़े केयरफुली ये वो चल रहे हैं। बजट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो बजट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो स्टेप्स लिए हैं उनसे IMF खुश नहीं है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट अब उन पॉइंट्स को रिवर्स करने जा रही है, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स का। IMF ने इनकम टैक्स का जो पैटर्न और जो एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट के साथ, उसके बिल्कुल बरक्स इनकम टैक्स को ट्रीट किया गया बजट में। डॉक्टर साहब, हम इसमें खुश हो रहे थे कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स जो है वो बढ़ाया नहीं है बल्कि कम किया। अब आप कह रहे हैं ये भी रिवर्स होने जा रहा है? जी बिल्कुल, और IMF इस पे अच्छा खासा आप ये समझ लीजिए कि उनको इस पे एतराज़ है, और मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा चंद हफ्तों में ये कोई दोबारा किसी मिनी बजट में या जो भी कुछ अमेंडमेंट करके ये इनकम टैक्स को भी रिवर्स करेंगे, और कुछ और मजीद आप ये समझ लीजिए कि एक और मजीद मिनी बजट आने जा रहा है, क्योंकि IMF प्रेजेंट बजट के सिचुएशन पे एग्री नहीं करता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप हमेशा आते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, लेकिन बाकी में जो हालत है ना सुद माइशत की, अजीब सा हमारा हो जाता है। लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। एक और अहम बात जो खबर जो हमें प्रोग्राम में आपसे शेयर करनी है, क्योंकि अब अगर हम कुछ ऐसी दवाओं की बात करें शाहजेब, जो हमारे लिए और आपके लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक खबर है कि खदशा ये है कि उन दवाओं का बनना बंद हो जाए, क्योंकि अगर उनकी कीमतों में एडहॉक इजाफा ना किया गया तो उनकी यहां पर मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। अगर मुल्क में बहुत सी दवाओं की प्रोडक्शन बंद होने का जो खतरा है वो हो गया तो फिर आप बात करें जो पैदावारी लागत है उसमें बेतहाशा अगर इजाफा हो रहा है तो फिर तो बंद हो जाएंगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग। और ये हम देख रहे हैं कीमतों में जो एडहॉक इजाफा है वो ना किया गया तो पाकिस्तान में कई अद्वियात जो है वो बनना बंद हो सकती हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उजैर नागरा साहब ने। उनसे हम बात करेंगे। उजैर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। सर ये अब मुसलसल बातें आ रही हैं अद्वियात महंगी होने की, और अब ये भी कहा जा रहा है कि महंगी करने का जो मुतालबा किया जा रहा है अगर वो ना की गई तो ये अद्वियात बनना बंद हो सकती है। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल वाकई ऐसा है। अगर आप देखें कि एक्सपेंसेस, आपका दवाई बनाने की जो कॉस्ट है वो डे बाय डे ऊपर जाएगी, और आप जो आपके पास रिटेल प्राइस है वो उसके साथ बैलेंस आउट नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियसली सर कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो ये काम नहीं कर सकेगा, और अल्टीमेटली वो दवाई जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना बंद कर देगी। जो अभी के हालात है आप लोगों के सामने है, कुछ अर्से पहले भी हमने प्रोग्राम किया था। अभी तो GST का मसला भी वहीं का वहीं है। पिछली गवर्नमेंट गई, नई गवर्नमेंट आ गई, 17% GST, उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद आपके सामने ही है डॉलर कहाँ चला गया, प्राइस कहाँ चला गया। तो मतलब ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिकली अब बिल्कुल इम्पॉसिबल होती जा रही हैं कि किस तरह इसको कूप अप किया जाएगा। गवर्नमेंट फिर वंस अगेन इज नॉट इवन रेडी टू लिसन।
अच्छा, तो नागर साहब, जिस तरह अगर पैदावार की बात करें तो अद्वियात की पैदावारी लागत में कितना इजाफा हुआ है? एनी नंबर्स दैट यू कैन शेयर प्लीज? यस श्योर, आप देखें ये 17% GST तो स्टेट अवे ऐड हो गया, जिसका अभी कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। हम तकरीबन 30 to 40 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट हमारे पिछले 6 महीने में हमसे वसूल कर चुकी है, और हमसे वादा किया गया था कि हमें ये वापस करेगी। तो वो पैसा तो अभी तक हमें वापस ही नहीं किया गया, वो हमारे कैश फ्लो से आउट हो गया। उसके बाद आप देखें, इन्फ्लेशन देखें, डॉलर कहाँ था कहाँ चला गया, पेट्रोल देखें, अभी बिजली का जो यूनिट का रेट है वो भी कंफर्म नहीं है, शायद और मजीद बढ़ाया जा रहा है। तो जिस चीज की भी आप बात कर लें, कोई भी चीज नीचे नहीं आ रही, हर चीज ऊपर जा रही है। और उसके बाद हमारी जो रिटेल प्राइस है वो तो हमारी रिटेल प्राइस तो लॉक्ड है, और वो लॉक्ड है, हम तो उसके ऊपर प्राइस नहीं लगा सकते। तो अल्टीमेटली हमें बंद करना पड़ेगा, और यही बात गवर्नमेंट को हम समझा रहे हैं कि हमें अक्रॉस द बोर्ड चीजों को देखना पड़ेगा, ऐसे मामला हल नहीं होंगे जी। लाइफ सेविंग ड्रग्स पर सर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर पैदावारी लागत बढ़ाई भी जा रही है, उसमें इजाफा हो भी रहा है, तब भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग रोकी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये अद्वियात ऐसी चीजें हैं जो हर एक की जरूरत है इस वक्त, और किसी की जान बचाने के लिए काम आ सकती हैं। बजट इस वक्त पेश किया गया है, बजट के बाद आप क्या समझते हैं, कोई रिलीफ मिला है या प्राइसेस में, खासतौर पर प्रोडक्शन में मजीद इजाफा हो गया है टैक्सेस में? नहीं सर, देखिए बजट में तो हमें कतन कोई रिलीफ नहीं मिला। और पहले आपके जो लाइफ सेविंग वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उस पर आना चाहूंगा। देखिए, हम लोग अभी भी बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं, आप पैराडॉल ले लें, पैराडॉल भी जो मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं वो उसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल मरीज के लिए बनाई जा रही है। मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, उसकी प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी है। अब बजट पे आप आ जाए, बजट के ऊपर हमारा तकाजा था कि हमारा जो टैक्स रिफंड है कम से कम वो तो हमें दे दिया जाए, जो पिछली गवर्नमेंट वादा करके गई। 30 से 40 अरब रुपया हमारे सिस्टम से निकाल दिया गया और वापस भी नहीं दिया गया। 17% GST किसी भी तौर पे जब हम कंज्यूमर से नहीं ले सकते तो हम पे कैसे लगा सकते हैं? अभी तक हमारे पास वो रिफंड क्लेम करने का कोई प्रोसेस नहीं है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन रेट आप देखें, दिन ब दिन हर चीज, बजट के अंदर सर हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं रखा गया, और हम लोग हैरान है, हमारी एसोसिएशन भी, हमारे मेंबर्स भी हैरान है कि गवर्नमेंट कैसे अद्वियात को लेके इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड रख सकती है। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मरीज का मसला है। हाँ, लेकिन नागर साहब, अगर पेट्रोल के बढ़ते दामों की बात करें तो पेट्रोल के जो बढ़ते दाम हैं उससे दवाओं की प्रोडक्शन पर कितना असर हुआ है? मैडम, बड़ा स्ट्रेट अवे असर है। आप देखें, आपके मुल्क में लाइट तो आ नहीं रही, पेट्रोल बढ़ता है तो डीजल भी बढ़ता है। आप देखें, स्ट्रेट अवे जो प्रोडक्शन यूनिट्स है हमारे, वो जनरेटर पे चले जाते हैं, और जब पूरे दिन में आपको बिजली मुहैया नहीं की जाएगी तो आप किस तरह उसकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? वो कॉस्ट का डायरेक्टली कॉस्ट में इजाफा है। उसके बाद जब पेट्रोल महंगा होता है, पूरी चेन है, पेट्रोल महंगा होता है, फिर हर चीज महंगी हो जाती है। जहां से आप अपनी कोई यूनिट कार्टन मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं वो बढ़ाता है, आपकी आउटर पैकेजिंग कहीं से आती है वो बढ़ाते हैं, आपकी कहीं की केमिकल लैब टेस्टिंग की कोई चीज होती है वो बढ़ाते हैं। सब कुछ बढ़ता है मैडम। कोई चीज भी इस मुल्क में जब पेट्रोल ऊपर जाता है तो कोई चीज जो है वो हर चीज पर असर पड़ता है उसका। उधर साहब, अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, या आप लोग की, जब खासतौर पर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बात करते हैं, आप लोगों ने मुतालबात कुछ सामने रखे हैं हुकूमत के कि हमारे इन मुतालबात को फिलफौर माना जाए, नहीं तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर भी असरअंदाज हो सकती है महंगाई, प्रोडक्शन हमारी मुतासर होगी, तो किस तरीके से अद्वियात जो उसकी फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी? जी, हमारी कल ही जनरल बॉडी मीटिंग थी हमारी पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन की, और जिसको बाद में साउथ ने भी ज्वाइन किया, और अल्टीमेटली इसको सेंट्रल चेयरमैन लीड कर रहे थे। कल हमने मीट दी प्रेस भी किया, और कल हमने 3 मुतालबात जो है वो हमने वाज़ेह तौर पे अपने गवर्नमेंट क्या रखी। एक तो 17% GST को फौरन गवर्नमेंट को वापस लेना होगा, वरना हम अपनी इंडस्ट्रीज को मजीद चला नहीं पाएंगे। हमारा जो टैक्स रिफंड है 30 से 40 अरब रुपया पिछले 4 महीनों में जमा हो चुका है, वो हर हाल में गवर्नमेंट को वापस।
और तीसरा इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट सुन नहीं रही है उनका, बड़ा मैंने हर नोट हाल किया में है। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो पैदावारी उनकी लागत आ रही है उसको पूरा कर सकें। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। माया खान और शाहज़ेब अहमद आपका इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में शाहज़ेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ बराह रास्त 92 पर हैं और अब बारी है दुनिया के एक छोटे से गोल चक्कर की। छोटा सा गोल चक्कर है, छोटा सा देखिए छोटी ट्रिप करेंगे। इंटरनेशनल टिकट्स बहुत महंगे हो गए और आपको मैंने कल ही परसों बताई ये बात कि जी फेयर्स बहुत बढ़ गए, इसलिए हम छोटी सी फ्लाइट करेंगे। छोटी सी फ्लाइट करेंगे। इसमें बच्चों के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, दो तीन जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक स्पाइडरमैन के हवाले से, अमेरिका में रोबोटिक स्पाइडरमैन करतब दिखाते हुए इमारत से जा टकराया और उसमें क्या हुआ कि वो रोबोटिक स्पाइडरमैन जो जख्मी हो गया, जख्मी इसलिए हो गया क्योंकि जो कुछ उसमें खराबियां आ गई उसको दूर करने के लिए उनको वो शो रोकना पड़ा, वो जो तकरीब थी वो रोकनी पड़ी, इवेंट रोकना पड़ा और उसके बाद उन्होंने उसको बाकायदा उसकी मुरम्मत की। मुरम्मत करने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा से शो का आगाज किया गया। शुक्र है स्पाइडरमैन मुरम्मत हो सकता था, यहाँ पे तो ऐसी चीजें होती हैं मुरम्मत ही नहीं हो सकती। लेकिन वो वाली बात है। लेकिन बच्चों के हवाले से दूसरी एक और बात बताते हैं। लेकिन टॉम एंड जेरी तो हम शुरू से सब पसंद करते हैं ना, है ना, पसंद करते हैं ना। आपको पसंद है, मेरे को पसंद है, ठीक है। लेकिन असल जिंदगी में भी टॉम जेरी की एक दोस्ती हो गई और वो दोस्ती कैसे हुई जनाब के इंटरनेट सार्फिन आजकल एक बिल्ली की वीडियो से बड़े लुत्फअंदोज हो रहे हैं और जिसने चूहे का शिकार करने के बजाय इससे दोस्ती ही कर डाली। भाई वाह। और सब अपने बच्चों की तरह वो प्यार भी करती है। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि चूहे और बिल्ली की, हम टॉम एंड जेरी की जब जिक्र करते हैं तो हमेशा एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ उल्टा हुआ है और वो ये हुआ है कि दोनों की इतनी दोस्ती हो गई कि दोनों साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं, साथ वक्त गुजारते हैं। तो ये जो उसकी वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। क्या पता कि वो एक दिन प्यार करते करते खा भी जाए। लेकिन anyway, प्यार करेंगे जो बड़ा होता है। एक दफा बड़ा करते हैं प्यार कर करके, वो कहते हैं ना सेवा करने से पहले जो है ना वो घास लग जा रही है। लेकिन देन अगेन इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, बच्चे इनकी दोस्ती पे बहुत कर रहे हैं, तो वेरी गुड। और ये दोस्ती ऐसी रहनी चाहिए। ऐसे ही बिल्ली चूहे की दोस्ती है तो एक दिन बिल्ली बहुत पतली हो जाएगी और चूहों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। हजारों बार इसको शेयर किया जाए। टॉम एंड जेरी का जिक्र हो रहा है, कार्टून्स का जिक्र हो रहा है। हाँ, तो हमें मुझे देख के क्यों कह रहा है कार्टून्स का जिक्र हो रहा है, मुझे देख के कह रहा है कार्टून्स का जिक्र। हम आपकी एक ऐसी टैलेंटेड लड़की से मुलाकात करवाएंगे जिनकी आवाज का जादू मुख्तलिफ कार्टून्स में हम जो है वो देखते हैं और कार्टून्स में अपनी आवाज जो है वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के जरिए वो आप तक पहुंचाती हैं। बच्चे इनके जाहिर बात इनकी आवाज के बहुत फैन है, लेकिन वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके पीछे इनकी आवाज होती है माया? यस, क्योंकि वॉइस ओवर से मैंने अपनी करियर का आगाज किया था और जब मैं बहुत ही 3-4 साल की थी तब से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वॉइस ओवर एक ऐसा फन है जो हर एक के बस की बात नहीं है बॉस, क्योंकि आप एक आवाज के जरिए पूरा एक किरदार दिखा रहे होते हैं और अगला इंसान उस आवाज को सुन के एक किरदार अपने जहन में बना लेता है। ऐसे ही रेडियो में भी मुश्किल होता है कि उसमें डायलॉग्स, डिलीवरी भी और साथ में आपके इमोशंस भी, हर उस चीज उसी आवाज में होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया है, कराची स्टूडियो से। स्टूडियोज में मौजूद हैं कंजुल ईमान राशिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप लोग कैसे हैं? प्यारे आप। मैं भी। वेरी गुड, ये होता है कॉन्फिडेंस। अच्छा भाई, अगर डोरा से हम कहते हैं कि हमारे साथ मौजूद है डोरा, हमारे साथ है। हाँ, तो आप पाकिस्तानी डोरा। अस्सलाम वालेकुम डोरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? ये वही डोरा है जिनको हम अक्सर सुनते रहते हैं, जिनके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन उनको नजर नहीं आ रही होती हैं, वो तलाश कर रही होती हैं आपको दिखाने के लिए। असल में मेरी गर्दन में मसला, मैं पीछे नहीं मुड़ पाती, तो वो लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि डोरा आपको नजर नहीं आता कि आसपास आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी गर्दन में मसला है, पीछे नहीं मुड़ सकते, आप लोग बता दो मुझे। तो अब तक कितने कार्टून्स के आप जो है वो उनकी आवाज जो है वो कर चुकी हैं वॉइस ओवर्स में? मैं जंगल बुक, टॉल टेल्स और इसके अलावा 7 एंड मी, निकलोडियन के लिए मैं जैसे डोरा, पॉ पेट्रोल और बहुत सारे वी बेयर बियर्स। अच्छा, वेरी नाइस। तो कंजुल ईमान, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप हमें चंद आवाजें सुना सकें तो वो कौन सी आवाजें जो आप हमें सुना सकेंगे? आप बता के फिर सुनाइएगा। जैसे जंगल बुक में मैंने कैरेक्टर किया था रंगू की वाइफ का। अच्छा, उसका कोई नाम नहीं है लेकिन उसकी वाइफ है वो, तो उसकी आवाज जो है वो, और वो अगर बोले कि वो शो में आई हुई तो उसको कैसा लग रहा है? ओह, मैं रंगू शो में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काश मैं गुगू को भी लेकर आती, गुगू मेरा बच्चा। अच्छा, और कौन से किरदार हैं जो हमें बताए कि हाँ भाई मॉर्निंग शो में मुझे लोग देख रहे हैं?
इसके अलावा सॉरी मैं आपका सवाल हाँ कोई मसला नहीं है। कोई दूसरी आवाजें जिनको आप बताना चाहें या जिन कौन सी आपने जो है वॉइस ओवर्स की हैं कैरेक्टर्स की? ग्रिजली बेयर है, जैसे वी बेयर बेयर्स के एक 2 वर्जन है, जैसे एक बड़े के भी कैरेक्टर्स आते हैं, उसमें बड़ों की वॉइस है, अली भाई हमारे उनकी वॉइस है। इसके अलावा जो बचपन का उसका जब वर्जन आता है तो उसमें मैं होती हूँ वो ग्रिजली बेयर। तो उनका ये सीन है कि भाई वो 3 बच्चे हैं भटके हैं, उनको पैसे चाहिए, उनको जो है वो खाना चाहिए और वो चाहते हैं उनको कोई अडॉप्ट कर ले। अच्छा, तो शाहजेब को कहेंगे अगर ये अडॉप्ट करे, शाहजेब मतलब क्या मैं आपको प्यारा नहीं लगता, आप मुझे अडॉप्ट नहीं कर सकते? अच्छा, ये तो सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बड़ी मशहूर सीरीज है, उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स की आवाज जो है वो इनकी आवाज है। और अगर मैं उस सीरीज का नाम लूं तो है ऐतुल गाजी, जो हम सबने जब कोविड के दिन थे हम सबने घर पे बैठकर ये सीरीज देखी थी। अगर हम ऐतुल गाजी की बात करते हैं उसमें कौन से कैरेक्टर्स इसके पीछे आपकी आवाज छुपी है? मैंने उसमें उस्मान का कैरेक्टर किया था। अच्छा जी, उस्मान का कैरेक्टर किया था और इसके डबिंग डायरेक्टर हैं खुर्रम जमशेद, केजे प्रोडक्शंस की जानिब से ये डब किया गया था और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कैरेक्टर को कर सकूं, तो फिर मैंने इस कैरेक्टर और जब उस्मान को दिखाया बड़े यंग वो उस वक्त थे, उस वक्त की जो आवाज है उनकी मतलब हाँ जी, इनकी जो 5वें सीजन में जो उनका बचपन दिखाया गया, तो उसके बचपन में जो है वो हम उस्मान की आवाज, बाबा मैं एक अच्छे सिपाही के साथ साथ अच्छा शिकारी भी बनना चाहता हूँ, आप मुझे शिकार पर जाने की इजाजत दीजिए। मुझे याद आया कि मैंने सीरीज देखी है, मुझे अचानक वो पूरा फ्लैशबैक हुआ ना। अच्छा, आपके सुना छोटे बहन भाई भी हैं, तो उन लोगों की भी आवाजें निकाल लेते हो? कौन कौन है घर में, बताओ किसकी आवाजें निकाल लेते हो? मेरे 4 छोटे बहन भाई हैं और मैं उनके साथ हर अलग अलग आवाजों में खेलती हूँ। अच्छा, जैसे तो बता नहीं पाऊंगी। और वो कुछ उन्हीं आवाजों को मैं अपने कार्टून्स में भी ना करती हूँ, यार ये वाली आवाज तो मेरी आवाजें कैसी है, किसी कैसी है, किसी को मतलब उनकी पर्सनालिटी के लिहाज से। तो जैसे मेरा भाई है तैयब, मैं उसको क्या कर रहे हैं आप, क्या करें, हाँ बताइए क्या करें। तो कभी तैयब की आवाज में आपने किसी के साथ प्रैंक किया हो या वालिदैन को तंग किया हो कि ये तैयब बोल रहा है और असल में पीछे आप हो? नहीं कभी ऐसा किया। छोटे बहन भाई जब होते हैं और उनकी कोई बड़ी बहन होती है ना या बड़ा भाई होता है, तो वो कभी कभी पेरेंट बन के उनकी छुट्टियां भी करवा देता है। तो आपने कभी अम्मा अब्बा बन के कहीं से टीचर से बात करी है किसी की? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी नहीं हुआ? आइडिया तो नहीं दे दिया मैंने खुदा ना ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने उनकी छुट्टी नहीं करवाने वाली, मैं बड़ी। अच्छा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बड़ा ये इनका मुश्किल काम होता है, बड़ी वेरिएशन चाहिए। माया तो उसको बड़ी डीपली जानती है, इस पूरे काम को करती रही हैं। हम आरजे रहे हैं तो हमें इन चीजों का पता होता है कि आपकी वेरिएशन, इमोशंस और वो डायलॉग डिलीवरी, उसमें स्ट्रेस और उसमें पॉजेस, ये बड़े मैटर करते हैं। आपको शौक कब हुआ, कब आपने शुरू किया, किसी से ट्रेनिंग ली, कैसे आगाज हुआ इसका? मुझे बचपन से शौक था। जब पाकिस्तान में टर्किश सीरीज आई और डब हुई तो अच्छा मैं मिमिक्री करती थी, मतलब ना सबकी, जैसे मुझे मेरा कोई रिश्तेदार हो गया या मेरी टीचर्स हो गई, सॉरी टीचर्स, आई एम सो सॉरी, और मेरी दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, हाँ वो खैर उन्होंने खुद भी कहा ईमान हमारी नकल उतार के दिखाओ कैसे हम करते हैं, कैसे, तो वो उनको क्योंकि अच्छा लगता था उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की तरह मैं। तो जब मैं आवाजें सुनती थी ना तो मुझे ये होता था कि ये काम मैं कर सकती हूँ, और मैं उसको फिर जब मैं सुनती थी मैं बोलती थी, क्या कर रहे हो तुम बेटा, तुम वहां मत जाओ। इस तरह के कुछ डायलॉग्स होते थे और बच्चों के हो गए और लड़कियों के, वैसे मैं अपनी आवाज भी इस्तेमाल मिमिक्री करती थी। जी। अच्छा, एक बात है ईमान के, जब आप इस तरह की मिमिक्री ना आप अलग से पैदा नहीं कर सकते, बिल्कुल आप इनहेरिट करते हो फैमिली में किसी से। तो आपकी फैमिली में कौन ऐसा जो नकलें उतारता है? मैं आपको सच बताऊं, कोई भी नहीं है। सीरियसली? कोई भी नहीं है ऐसा। सीरियसली? जी, ऐसा कोई भी नहीं है। आप किसी पॉलिटिशियन की, किसी एक्टर की या किसी और कुछ और लोगों की भी करती हैं? जैसे मुझे आपने ड्रामा देखा होगा कुद्दूसी साहब की बेवा, तो उसमें जो ना 2 कैरेक्टर्स थे, वो मुझे सब लोग कहते थे ये तुम ना करके दिखाओ। उसमें थी एक शकूरन आंटी थी, एक रूअफ़ज़ा थी, तो रूअफ़ज़ा का खास तौर पे बहुत मुझे कहा जाता था कि रूअफ़ज़ा की आवाज निकालो। सुनाए ना आप वो आवाज, सुने। वजूद अहमद, मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे तो समझ ही नहीं आती इतने बाजार में ये इतनी एक्सपेंसिव लिपस्टिक कैसे मिल जाती है, मैं नहीं खरीद सकती। अच्छा, कौन सी ऐसी टीचर है जो पसंद करती हैं उनकी के नकल आप उतारो, उनको डेडिकेट करो उनकी? मेरी मैथ्स की टीचर थी और उनका नाम मेरे जहन से, आई थिंक आपको शीना, क्योंकि मैं 4th क्लास की बात बता रही हूँ। वो तो मैं देख रही होंगी सर। हाँ, अब बताओ उनके, बताओ क्या नकल थी उनकी?
उनकी आवाज़ जो थी ना वो मतलब होती है ना थोड़ी सी छोटी वाली। हाँ। मैथ की कॉपियां निकालने आप लोगों को शर्म नहीं आती? मैथ की कॉपियां नहीं निकाली अभी तक? मैं कब से क्लास में खड़ी हुई हूँ, अभी तक कॉपीज नहीं निकाली। अगर वो टीचर इस वक्त देख रही है तो ये देख रही है कंजुल ईमान आप so जो है, sorry, miss. वो इनसे राब्ता भी कर सकती हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए और उनसे बात भी कर ऐसी कॉपी सकती हैं। पढ़ेगी। ये थी वो जो नकल उतारती थी। ऐसी कॉपी अच्छा, हम पढ़ेगी। क्योंकि प्रोग्राम में डेली जिक्र कर रहे होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियन, कुछ पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं जिनकी आप आवाज कॉपी करती हुई निकालती हैं? नहीं, मुझे पॉलिटिशियंस में कभी इंटरेस्ट कोई नहीं इंटरेस्ट रहा। नहीं, इंटरेस्ट है या पॉलिटिशियन में नहीं ना है? हो, चल, ठीक है। बॉडी नहीं, की होता आवाज है ना कि नहीं मैंने कभी वो की देखा ही नहीं। नहीं की। अच्छा अच्छा, देखा ही नहीं। सियासत अच्छा। में इंटरेस्ट तो वैसे है, लेकिन उनकी आवाजें बनाने में मुझे कोई। अच्छा, और टीचर्स कोई हैं जिसकी आवाजें मतलब और निकाल सकें जो बहुत। मेरी एक टीचर थी मिस रिजवाना। हाँ, मिस रिजवाना आज सारी बस चीजें वो आज देख आती रही थी, है बस वो आती थी। क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? आप लोगों को शर्म नहीं आती? मैं इस तरह की चीजें नहीं चाहती क्लास में। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये उनका। अच्छा, जब कोई I'm इतना so टैलेंटेड sorry. हो ना तो अक्सर वो ये गलती कर देता है कि वो वालिदैन की नकल भी उतार लेते हैं कि नहीं नहीं, हमारे नहीं, अब्बू नहीं। डांटते कैसे हैं, हमारी बनता है, अम्मी आज तो कैसे बनता है। कहती आज तो हैं बनता है, कुछ अम्मा में से बातें। कोई ऐसी डांट ना पड़ी हो दोनों में। अंकल आंटी आज में खाली माइंड नहीं हाँ, माइंड नहीं करेंगे। करेंगे। हम तो अच्छे अच्छे। मैंने अपने बाबा को कभी तो देखा नहीं है वैसे। अच्छा। जी, क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है। नहीं, I'm so sorry। लेकिन मेरी मामा, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब जैसे होता ना, मैं उनकी नकल पर उतार डिफाइन सकती करें हूँ। कैसी है उनकी पर्सनालिटी? बहुत अच्छी है वो, बहुत सिंपल। बहुत सिंपल है, माशाल्लाह। बहुत अच्छी हैं। उन्होंने उनका नाम समरीन शेख है, उनका नाम लेना चाहूँगी। और आज जो कुछ भी उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हूँ। बेशक। लेकिन उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों की मिमिक्री करती हूँ जैसे जिनमें कुछ अजीब कुछ ऐसी बात होती है जो, हाँ, कोई ऐसा कैरेक्टर हो ना, तो मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों की जो है वो नकल उतार पाती हूँ। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं उनमें बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं इंस्टाग्राम पे बड़ा मजा आएगा। हाँ, अच्छा, क्या प्लान क्या है अभी? वॉइस ओवर्स का है कि आगे क्या करना है? आर यू प्लानिंग टू बी ऑन स्क्रीन एज वेल? कुछ और इरादे भी हैं तो बताओ ना हमें। हाँ, अगर ऑन स्क्रीन भी मौका मिलता है इंशाल्लाह तो जरूर, अगर अच्छे प्लेस में इंशाल्लाह ताला। हाँ, और मुझे वॉइस ओवर में चाहती हूँ कि पाकिस्तान में वॉइस ओवर का जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री में आए, काम करें। क्योंकि देखिए, मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। और आप जब घर में बैठे हो ना, आपको नहीं पता यार हम कहाँ जाके ऑडिशन दें, कहाँ जाके हम बात करें। मेरे साथ भी यही था कि मैं कहाँ जाके बात करूँ, कैसे बात करूँ। कैसे तुम्हें चांस मिला? मुझे बस एक आईडी मिली फेसबुक पे, वो जरा मुझे इसको देखकर लगा कि डबिंग से रिलेटेड ये कोई काम करते हैं। ओके। अजय कुमार की आईडी थी, तो मैंने बस वहाँ पे उनको मैसेज कर दिया एक दफ़ा, तो बस उनका वो शुक्र है कि रिप्लाई आ गया। और फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया, फिर वहीं से मेरे लेकिन देखिए आपके लिए रास्ता बन गया। लेकिन ये हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो वॉइस ओवर्स करते हैं मैं चाहती हूँ और कि वो training इतने हो। टैलेंटेड हैं कि उनको अगर प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि हमारे यहाँ मूवीज एक तो इतनी कम आती हैं, या कह लें वो डबिंग इतनी कम होती है कि अगर उनको चांस मिले तो बहुत अच्छे वॉइस ओवर्स वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, इतनी ज्यादा मूवीज नहीं बन रही होती, तो ज्यादा डबिंग फिर कम होती है। और जो मूवीज बन भी रही होती है उसमें मैं देखती हूँ कि ज्यादातर एक्टर्स वगैरह कास्ट होते हैं, ठीक है। उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट को मेरे ख्याल से होते भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मेरे सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जो काम कर रहा हूँ। नहीं है। पाकिस्तान में इतना स्कोप हम नहीं देखते डबिंग का। लेकिन आपका प्लान है कि अगर डबिंग में ही आपने आगे परस्यू करना है तो आप बाहर जाएं और मजीद कैरेक्टर्स को देखेंगे। अब तो डबिंग जी, मैं चाहती हो रही है। मैं चाहती हूँ बिल्कुल, मैं क्योंकि मेरा ये टैलेंट है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरे शौक के काम को करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बस मैं चाहती हूँ कि इसमें मजीद बेहतरी होनी चाहिए। हमारे मुल्क पे इसमें जरूर काम होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए इदारे खुलने चाहिए जहाँ पर सिखा सकें, क्योंकि मैंने सीखा नहीं, सीखा मैंने जब मुझे काम करने का मौका मिला। स्किल्स जरूर थी, लेकिन स्किल्स को कहते हैं ना, निखारने की जरूरत होती है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। मैं यही सोची थी अभी कि उस जमाने में जब हसन शहीद मिर्जा साहब जैसे नाम, मिर्जा इकबाल जैसे नाम, वो लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया भी, मुझे मुझे पॉलिश किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि काम के साथ साथ मुझे सीखने को मिला। एंड यू आर वेरी राइट कि वो वाली अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है कि सीखने को भी मिले। जी जी बिल्कुल। वेल, अगर मैं कंसुलमान आपसे पूछूं कि आपने इतने कैरेक्टर्स किए हैं और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज्यादा खुद भी पसंद है और जिसका आप अकेले में भी या घर में भी हो तो आप उसकी जो है ना वो कॉपी कर रही होती? मुझे किड जोन पे फर्स्ट टाइम जब मुझे काम करने का मौका मिला था, तो मैंने वहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद मुझे कैरेक्टर मिला था स्नो वाइट का। वो मेरा पहला लीड कैरेक्टर था जो कि मैंने किया, तो वो मुझे दिल से बहुत पसंद है, करीब भी है। जी हाँ।
और वो सब वहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो सब मुझे कहते तुम तो स्नो वाइट हो भाई, हमारी स्नो वाइट आ गई, हमारी स्नो वाइट आ गई। तो हम भी तुम्हें स्नो वाइट ही कहेंगे। कह सकते हैं। सुनाओ, मैं अब कह दिया तो बताओ भी स्नो वाइट की आवाज कैसे निकाली थी तुमने? स्नो वाइट की आवाज़ जो है वो ऐसी कुछ मैंने है कि जब वो अपने पेरेंट्स से बात, माँ बाप से बात करी होती तो मुझे डायलॉग वैसे याद नहीं आ रहा। कोई डायलॉग बोल रहे हैं? हाँ, जैसे मुझे थोड़ा मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई आज आखिरकार मोबाइल फोन किस लिए होता है? ताकि ऐसे मोमेंट्स को याद रखा जाए। किस तरह का लहजा, मुझे अच्छा। बड़ा क्यूट सा लहजा। नहीं, आप इनकी आवाज में कहें कि आप देखते रहे सुबह सवेरे पाकिस्तान। हाँ, आप देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। अरे ये आवाज आप रिकॉर्ड कर लें और हर शो के एंड पे ये आवाज चलानी चाहिए हमें। बिल्कुल चलानी चाहिए और हम आवाज में हो सकती है। अपनी रिंगटोन भी रखेंगे ऐसी ना। थैंक यू सो मच कंसुलेमान, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और डोरा की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं सारा गिल का और अपने जो ऑडियो इंजीनियर है सैयद फासिल अली, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जो है ये अगर हमारी टीम के ये हिस्सा हैं, उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। नहीं, ऑब्वियसली सपोर्ट होती है, वो अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, हमें अच्छा गाइड करते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही टीम वर्क करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मजीद प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिले। पाकिस्तान में वॉइस ओवर का जो काम है, डबिंग का काम है, ये मजीद फले फूले, ये हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर पाकिस्तान में टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान में वाकई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज हमारे सितारे और हमारा काम पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। जहां पाकिस्तान में वो हमारी चीजें, हमारा टैलेंट, हमारे आर्टिस्ट, हमारी स्टोरीज, हमारी मूवीज नहीं चल पाती हैं, किसी रुकावट का शिकार होती हैं, वहां पूरी दुनिया में उनको पजीराई मिलती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं हमारे सितारे। मिस मार्वल से लेके जावेद इकबाल फिल्म हो, पसूड़ी गाना हो, लिया इसके साथ साथ हम जिक्र कर रहे थे रिज अहमद का भी, लारे बता का भी, ये बहुत सारी कामयाबियां हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी समेट रहे हैं दुनिया भर में। तो इसी पर हमें बात भी करनी है और कुछ इंशाल्लाह मोर टू कम इंशाल्लाह। मुझे लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त देख के कि पाकिस्तान का नाम इतना रोशन हो रहा है। हमारे स्टार्स, हमारे गाने, हमारी स्टोरीज आर बीइंग अप्रिशिएटेड एंड वॉच्ड एक्चुअली। ये बड़ा अच्छा साइन है। तो इसी पर बात करते हैं। फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमैर साहब? आप खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उमैर भाई, जैसे हम देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस तरह दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स हों, सिंगर्स हों या ओवरऑल हमारी फिल्म्स को अवार्ड्स मिल रहे हों, अब वो नामजद हो रही हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान में काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप खुद देखिए कि पिछले 20 साल के अंदर जो है पाकिस्तान में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो फिल्म मेकिंग पढ़ाना शुरू हुई है, इससे पहले नहीं होता था। तो ऑब्वियसली जब आप एक पौधा लगाते हैं, एक सीड डालते हैं उसका, तो 10-20 साल के बाद वो जाके फलता फूलता है और वो आपको रिजल्ट देता है। तो यही हमारे साथ भी हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो इन लोगों की इतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। इतनी जावेद इकबाल वाली फिल्म हमने बैन कर दी, मिस मार्वल पे हमने हंगामा करना शुरू कर दिया कि वो इंडियन लग रहे हैं और ये सारी चीजें। तो ये बाहर दुनिया में ये नहीं होता है, वहाँ आपको इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी तारीफ करते हैं, आप अच्छा नहीं करते तो वो आपको एक्नॉलेज नहीं करते। हमारे साथ ये होता है कि हम अच्छा काम करते हैं भी तो हमें पाकिस्तान में जो है वो लोग वाह नहीं करते, इसलिए कि छोटी बजट की फिल्म है ये कह के निकाल देते हैं, या एक्टर्स अच्छे नहीं हैं, मेन स्ट्रीम नहीं है। तो यही हमारे साथ हो रहा है और दुनिया भर में जब यही चीज़ हमारी जाती है तो लोग वाह करते हैं। और अच्छी बात ये है कि उसके बाद फिर हम लोग खुद दोबारा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हम पहले कर लेते थे। बड़ी आपने बात की है, बहुत बड़ी बात की है भाई आपने, कि जब बाहर से पजीराई मिलती है तो फिर वही लोग जो आपको निगलेक्ट कर रहे थे, आपको अंडर वैल्यू कर रहे थे, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, दे स्टार्ट वैल्यूइंग यू। पाकिस्तानी गुलकारों की बात करें, पाकिस्तानी गानों की बात करें, महक की जो है वो तस्वीर टाइम स्क्वायर पे लगी, वो सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तानी गुलकारों को जब इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया जाता है, उनका कितना हौसला बुलंद होता होगा उमर भाई? देखिए, पाकिस्तानी गुलकार आज से नहीं, तकरीबन 1990s से जो है वो दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। उनकी बात इंडियंस भी करते हैं कि तो हमारा उनकी बॉलीवुड अगर म्यूजिक अच्छी है तो हमारी पॉप म्यूजिक अच्छी है। तो बीच में एक गैप आया था, थोड़ा सा डिप आया था, जो लोग नहीं सुन रहे थे या हमारे यहाँ बन भी नहीं रहा था। लेकिन अब जो है कोक स्टूडियो की वजह से, नेस्कैफे बेसमेंट की वजह से
और बाकी प्रोग्राम्स की वजह से जो है ये बहुत एक बूम आया है, लोग दोबारा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक तरह से हम देखा जाए तो हम वापस उसी ज़माने में चले गए जो हम छोड़ के आए थे। तो हमारे सिंगर्स बाहर जाते थे, उनके कॉन्सर्ट्स होते थे, लोग उनको आके मिलते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे। अभी भी यही हो रहा है, अल्लाह की शुक्र है। जो टाइम स्क्वायर पे आपने बात की, ये बहुत बड़ी बात है। पसूरी वाली जैसी चीज़ है कि पसूरी दुनिया में हर आदमी तकरीबन उसको सुना, पसंद किया। लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, वो अंग्रेज हो या अफ्रीकन हो या यूरोपियंस हो, सबने सुनी। फ्रेंच जो आदमी है उसकी भी समझ में आ रहा है, अमेरिकन भी समझ में आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि कैन फिल्म फेस्टिवल हो जिसमें पाकिस्तानियों को सराहा जा रहा है, या कोई और जगह हो, कोई फिल्म फेस्टिवल हो, कोई म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से हमारा काम हो, इसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान में कि हम म्यूजिक इंडस्ट्री को और फिल्म इंडस्ट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकें, या एटलीस्ट हम इंडिविजुअली ये कर सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर सकें ताकि जो नई फिल्म्स बन रही हैं या नई म्यूजिक इंडस्ट्री में काम हो रहा है। अपने प्लेस को भी जाकर नहीं देखते जो हमारे थिएटर्स में हो रहे होते हैं, जो हमारे नापा के या हमारे एनसीए के स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, हम तो वहां जाके भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो फिर जब हम बाहर से उसका आर्टिकल सुनेंगे हम भागे दौड़ जाएंगे कि कहाँ हो रहा है। दिमाग खोलने की जरूरत है बस, और कोई मसला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारे दिमाग जो है वो नहीं खोले हुए हैं। अगर एक आदमी फिल्म मेकर जो है फिल्म बनाता है तो वो ये सोचता नहीं है कि लोग इसको अप्रिशिएट कैसे करेंगे या नहीं, वो ये सोचता है कि हम किस तरह इसमें से पैसे बचा लें, हम किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना दें। कि अगर वो एक ही कमरे में दो अलग अलग एंगल से शूट कर रहे हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि कोई पकड़ेगा नहीं। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ वो कोई पैसा जो है एक्सपेंस जो है नहीं छोड़ते हैं, वो हर चीज़ में लगाते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसे नहीं करते। अगर हम इस तरह करने लगे तो आप सोचिए कि ऑलरेडी हम इतना मशहूर हो जाते हैं माशाल्लाह बाहर जाके। अगर हम जो दूसरों को बेवकूफ़ ना समझें, अगर हम ये ना समझें कि मतलब चलो यार निकाल दो निकल जाएगा, जुगाड़ वाली जो चीज़ें हैं वो ना करें, तो पाकिस्तान तो आपकी फिल्में और आपकी म्यूजिक हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। वाज प्लेजर हैविंग यू उमर भाई ऑन द शो। उमर रफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक दफा फिर आपको पहले से बता दें, हम आपको बहुत जल्द तंग करेंगे, आपका वक्त लेंगे इंशाल्लाह। और आपकी बात बहुत सही है कि हमें दिमाग खोलने की जरूरत है। रहिएगा हमारे साथ, वक्फे के बाद शाज़े फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। रंगत में निखार का जुनून इन दिनों सब पर सवार है और उसके लिए कोशिशें की जाती हैं, जतन किए जाते हैं कि चेहरे पर निखार आ जाए। लेकिन क्या किया जाता है, माया जरा बताएं ना। अच्छा, ये मेरी तरफ फौरन घुमा के कैसा चलाकू है ना, लेकिन मैं पहले ही कर चुकी थी। शुरू इन्होंने किया, भाई साहब ने हमारे। रंगत में बेहतरीन नजर आए, क्यों? क्योंकि इंसान को दिल चाहता है कि वो अच्छा दिखे, अच्छा लगे, कुछ पहने तो अच्छा नजर आए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि गोरा रंगत ये तो हटाने, रंग जैसा भी हो आपका अच्छी क्वालिटी ऑफ स्किन होनी चाहिए। हाँ, आपकी स्किन फ्रेश होनी चाहिए, रंगत आपकी जैसी भी हो वो तो खैर नेचुरल है। और क्या, तो इसी पर मामले पे बात करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू शो पे आने के लिए। तो साहब ये एक तो मुझे नहीं समझ पता, मुझे लगता बहुत ही ओवररेटेड सवाल हो गया है ये फेयर कॉम्प्लेक्शन का जो जुनून है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताएं मुझे, अभी भी ये फेयर कॉम्प्लेक्शन का जुनून है? और अगर है तो बताइए अब कितना खतरनाक है ये? देखिए बहुत ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली। फेयर कॉम्प्लेक्शन का तो जुनून दिन ब दिन मजीद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद जो मेकअप और फिल्टर वो आपको नजर आ रहा है वही असलियत है, राइट? तो उनकी जो स्टैंडर्ड्स है ना वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो गए। स्नैपचैट के फिल्टर से जैसा आप दिख रहे हैं ना, आपको असल में भी वैसा दिखना है। तो नंबर 1 तो असल में कोई भी ऐसा नहीं दिखता और ना ही दिख सकता है, इसलिए ये फॉल्स बिलीफ को आपको हटाना पड़ेगा, स्पेशली यंग गर्ल्स के दिमाग से, यंग बॉयज के दिमाग से। ये समझना चाह रहे हैं कि एक बड़ा अहम मामला ये है, गोरी रंगत बहुत है, अभी भी कह रही बढ़ गया है, देखो ना अंदर ये बात हम देखते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है डॉक्टर साहबा, हम ये भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं घर पे, इस किस्म के टोटके करते हैं जो कि नुकसानदेह साबित हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए। मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं। ये सब कुछ करने से आपकी स्किन को कितना नुकसान पहुंच सकता है? मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा जो कॉमन हमारे पास व्हाइटनिंग क्रीम्स होती है ना, उनके अंदर एक तो स्टीरॉइड होता है, दूसरे नंबर पे आपका जो है मर्क्यूरी के कंपाउंड्स होते हैं, मर्क्यूरी। अब आप देखिए मर्क्यूरी जो है वो फौरन तो आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा,
महीने आप बिल्कुल चमकने लगेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन है आपकी को, नर्व्स को, ब्रेन को, सबको डैमेज करेगा। ठीक है, इतना ज्यादा वो डैमेज करेगा। दूसरा जो आपका स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड से आपको आंखों का डैमेज, बोन्स का डैमेज, स्किन बिल्कुल थिन हो जाएगी, लाल हो जाएगी, इजीली सन से डैमेज हो जाएगी और बहुत ज्यादा डैमेज होगा। फिर तीसरी चीज होती है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन क्लिगमैन्स फॉर्मूला एक होता है जिसमें कॉर्टिजोन और हाइड्रोक्विनोन, ये जो मिक्सचर बनाते होते थे, आपको याद होगा पहले जमाने में 3 क्रीमों का बड़ा फेमस मिक्सचर लोग लेते जाते तो हो जाते थे, लेकिन उससे ऊक्रोनोसिस होता है, बकायदा परमानेंट ब्लूइश डिस्कलरेशन, मतलब आपका बिल्कुल नीला और काला किस्म का जो दाग है वो परमानेंट हो जाता है। ये देखिए इतने हार्मफुल कंपाउंड्स हैं और हमारे यहाँ बहुत ही आम जो व्हाइटनिंग क्रीम्स की सूरत में ये बेचे जाते हैं और लोग उसमें मलते जाते हैं अपने अंदर, और फिर स्किन कैंसर, स्किन की थिनिंग और मजीद और सारे प्रॉब्लम्स। आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हैं, उसकी वजह से आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं। वही वाली बात कि इस तरह ये मर्करी और स्टेरॉइड्स यूज करती हैं, इस तरह घरेलू खवातीन है, किचन में भी जाती हैं, वही क्रीम में लगा के चूल्हे के ऊपर चली जाती हैं, उसके बाद तो उनकी स्किन का वो हाल होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो फिर मजीद परेशानी में, अब तक तो आपको सिर्फ ये था कि थोड़ा रंग का था, फिर आप मजीद परेशान हो जाती हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें सिर्फ मर्क्यूरी और आपका हाइड्रोक्विनोन स्टीरॉइड नहीं आता, बल्कि जो रेटिनॉइड्स भी होते हैं जो कि एक्चुअली स्किन के लिए अच्छे भी हैं, लेकिन अगर आप रेटिनॉइड यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप सच में चले गए, उसके बाद आप चूल्हे के सामने खड़े हो गए, तो आपको एक्चुअली ओवर पिगमेंटेशन, मतलब आपका जो मेलाज्मा या छाइयां थी वो मजीद डार्कन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी के बाद सन में जाने से पहले भी सन ब्लॉक लगाना है, बल्कि चूल्हे से पहले भी सन ब्लॉक भी लगाना है। वो जो कोविड में एक शील्ड सी नहीं आई थी, जो ग्लास वाली एक शील्ड सी होती थी प्लास्टिक वाली, बल्कि आप वो पहन के अगर चूल्हे के आगे खड़े हो तो ज्यादा बेटर है, आपकी स्किन सच डैमेज भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। हम अक्सर ये समझते हैं कि सन ब्लॉक सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप काले ना हो, हालांकि ऐसा नहीं है। सन ब्लॉक आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको सन बर्न ना हो या हीट आपको मुतासर न करे, आपकी स्किन को मुतासर न करे। डॉक्टर साहब, इस हवाले से जरा बताइएगा, सन ब्लॉक इस्तेमाल करना कितना जरूरी है और अपनी स्किन की केयर हम कैसे कर सकते हैं? फिर स्किन की केयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो अच्छी क्लेंजिंग। जब भी वापस आते हैं बाहर से अच्छी तरह से अपने मुंह को धोइए। एक्सफोलिएशन होता है, एक स्क्रब ले लीजिए, स्क्रब से मुंह को धोइए, ऊपर से क्लेंजर। फिर टोनर होता है, टोनर आपने देखा होगा, रोज वाटर को आप ठंडा रख लीजिए, बेस्ट टोनर है वो आप यूज करते हैं। मॉइस्चराइजिंग, मतलब खूब सारा मॉइस्चर होना स्किन में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कीजिए हमेशा। अगर ऑयल फ्री, आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री यूज कर लीजिए, अगर ड्राई स्किन है तो अच्छा जो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर है वो आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, या कुछ नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल ही बेशक अपने स्किन के ऊपर जो है वो रब करके यूज कर लें। मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन, मतलब पानी ज्यादा पीना, पूरा दिन पानी पीते रहिए। दूसरे नंबर पे आपने शेड का इस्तेमाल करना है, चाहे टोपी हो गई, छतरी हो गई, कोई भी शेड है। धूप के जो पीक आवर्स है उनको अवॉइड करना है। और सनब्लॉक एक बैरियर होता है, बेसिकली वो बैरियर है जो आपके हार्मफुल रेज को, इमेज को वो नहीं करने दे रहा। तो आपने अपना मॉइस्चराइजिंग की, उसके ऊपर सनब्लॉक की लेयर जरूर लगाने। आजकल तो आपको पता है टिंटेड वाला मिलता है, तो इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन एंड मेकअप एज वेल। तो एक तो आप अच्छे भी लगेंगे, क्लियर भी हो जाएगी, वैसे भी आपको सन डैमेज नहीं करेगा। और जो मर्द वो नहीं चाहिए आपका मेकअप वाला, तो उनके लिए शेयर होता है, अल्ट्रा शेयर या ट्रांसल्यूसेंट उस पे लिखा होता है, आप वो वाला यूज कर सकते हैं सन ब्लॉक, और वो बिल्कुल नजर भी नहीं आता आपकी स्किन के ऊपर। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा होती हैं क्लिनिक्स आपके कहाँ? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहाँ पर आप ज्यादा अवेलेबल होती है? मैं इस्लामाबाद में हूँ, हॉस्पिटल है G8 मरकज में, एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल के नाम से, और G8 मरकज में मैं होती हूँ। जब भी तो मैं कहूँ, आप कराची में अगर होती हैं और आप सेट पे ना होती तो जाहिर है आप होती हैं, यहाँ पे ज्यादा मजा आता, आपसे और बहुत सारी बातें करते। बट देन अगेन, जिस तरीके से ये जो इस वक्त स्किन का चल रहा है मामला, अब मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है शाहजेब और डॉक्टर साहिबा कि अभी तक ये जो क्रेज है, हालांकि दुनिया में जो है ना वो नाम बदल गए हैं ब्रांड्स के, आप समझ सकते हैं मैं किस ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। लोगों ने बाकायदा कॉन्सेप्ट चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को अब तक वो कॉम्प्लेक्शन से कॉम्प्लेक्स निकलने का नहीं खत्म हो रहा, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। और आप सोचें, वो जो अभी रिसेंटली ड्रामा परिजाद इतना हिट हुआ था, उसके हिट होने की रीजन भी यही थी कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे का वैसा वहीं पे जो है वो अटका हुआ है। और अब जो आता है ना वो ये कहता है कि बस अगर लड़का है तो वो कहेगा कि मेरी जो बीवी है वो बिल्कुल ही वो स्नैपचैट फिल्टर जैसी
आती हो, जैसे फिल्टर में नजर आती है, और लड़की आएगी तो उसकी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी, बिल्कुल ही फिल्टर वाली लड़की नजर आए। अब देखिए असल में ऐसा नहीं होता और ना ही हो सकता है। हर इंसान की स्किन के ऊपर पोर्स भी मौजूद है, थोड़े बहुत फ्लॉज भी मौजूद है, लेकिन पूरी नींद, स्मोकिंग वगैरह ना करना, पानी, जंक अवॉइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आपकी स्किन के ऊपर क्रीमें लगाना। अगर आप ये चीजें करना शुरू हो जाए ना, रात को सोए, बहुत सारा पानी पिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खूब सारी खाएं, तो आपको डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ ही आ रहा था कि जब हम बात करते हैं क्रीम्स लगाने की, स्किन की केयर करने की, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इसमें। हम वो भी खैर एक अलग बिल्कुल टॉपिक है, किस तरीके से ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें आपकी स्किन जो है उसमें ग्लो आ सकता है या वो बेहतर हो सकती है, उसकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। आप इस हवाले से कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? बिल्कुल, आप उसमें देखिए, जब आप डाइट के अंदर एक तो खूब सारा पानी पीजिए, फिर जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, जिनके अंदर पानी कंटेंट होता है, खीरा होता है, मेलन होता है, वो खाइए। साथ आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर आयरन है, ठीक है, जैसे आपकी सब्जियां हैं, सैलड्स है, एप्पल है, आयरन जितना होगा ना, जब आयरन होता है आपको अनीमिया नहीं होता। और आपको पता है अनीमिया खून की कमी छाइयों का बड़ा लीडिंग कॉज है। फिर आप ये जो आपकी मसनूई चीजें होती हैं, चीनी हो गया, रिफाइंड फ्लावर, प्रोसेस्ड मीट, ये जो जंक फूड है, इसको खाते हैं तो क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा छाइयां होती है, तो इनसे अवॉइड। फिर आपने विटामिन सी खाना है। विटामिन सी स्किन के लिए बेस्ट है, ब्राइटनिंग भी है, कोलेजन भी क्रिएट करता है, और उसमें आपका आ गया नींबू आ गया, ऑरेंजेस आ गए, मौसमी आ गई, शिमला मिर्च आ गई, इसका आप इस्तेमाल करें। विटामिन डी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, धूप से मत लें विटामिन डी, बल्कि तो अंडे से आप ले सकते हैं, उससे आपके स्किन और बाल सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी शाज़ेबर में ना दूसरा बात कर रहे थे दही के हवाले से कि दही अगर हम लगा लें तो आप जरा बता सकती हैं अगर सर में लगाएं दही और मुंह पे लगाएं दही तो दोनों का क्या इफेक्ट होगा हमारी स्कैल्प और स्किन दोनों पे? ठीक है, नंबर 1 तो दही खाना शुरू करें, उसमें प्रोबायोटिक होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। नंबर 2, जब आप सर में लगाते हैं तो दही ऑटोमेटिकली मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, तो मॉइस्चराइजेशन के लिए अच्छा है। आप दही को अंडे के साथ मिला के जो है वो लगा सकते हैं। दही स्किन के ऊपर, दही और दूध और अंडा स्किन के ऊपर अच्छा है। अब दही और दूध क्या होता है, वो नेचुरल लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है। लैक्टिक एसिड AHA, जैसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं, वो सेफ ब्राइटनिंग एजेंट या ब्लीचिंग एजेंट है, तो इट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप दूध या दही या एग व्हाइट का मास्क जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताती चलूं, जब आप क्रीम्स भी अगर देखते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट्स देखिए जिनके अंदर फॉर एग्जांपल कोजिक एसिड है या आर्ब्यूटिन है या विटामिन सी है या लिकोरिस है, ये सेफ व्हाइटनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वाली है उनको आपने अवॉइड करना है बाय ऑल मींस। कोर्टिजोन, हाइड्रोक्विनोन, मर्क्यूरी, इस तरह की चीजें हैं वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी होती। तो ये आप जो अगर आप नेचुरल मास्क की बात करते हैं तो उसमें आप खीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका दही हो गया, एग व्हाइट, चावल का आटा है, ये बहुत हनी का इस्तेमाल, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। लेकिन जो तेजाब वाली चीजें हैं ना, एसिड, विनेगर, ये नहीं आपने इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, एक नया कॉन्सेप्ट बहुत आया हुआ है खवातीन के एरिया में और वो है स्किन ग्लास। ये स्किन ग्लास क्या बीमारी है? कोई चीज है? हाँ, स्किन ग्लास बड़ी एक क्रेज हुआ हुआ है आजकल खवातीन को, एक नया फोबिया हुआ है। ये क्या सीन है? ये बेसिकली फिलर्स होते हैं, राइट? फिलर्स की फिलर्स होते हैं और बेसिकली हाइड्रोनिक एसिड एक चीज होती है। हाइलुरोनिक एसिड, कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, ऑफ द फेस, राइट? तो उसके बाद आप जब उसको फिल कर देते हैं ना तो आपकी स्किन के अंदर इतनी इंटेंस किस्म की हाइड्रेशन आ जाती है कि आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास वाली लगने लगती है। दूसरे नंबर पे उसके साथ ना बहुत सारी और चीजें भी हैं, जैसे आप बीबी फेशियल कहते हैं, वो सारा कुछ। उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो मेकअप है ना, वो मेकअप आपकी एज लाइक अ टैटू ऑल ओवर योर स्किन जो है वो स्प्रे कर दिया जाता है इनटू योर स्किन। तो वो basically what you're seeing is it is a sort of semi-permanent makeup. So that is why the skin looks extremely glass-like, right? यानी कि हाई इंटेंस हाइड्रेशन हो जाती है आपकी स्किन की। लेकिन अगर आप अच्छा खाएं ना और अच्छा फील ना करें तो अच्छा दिखेंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। और इस्लामाबाद से हमारे साथ थी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ मौजूद थी और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यू हैव अ वेरी गुड डे एंड इंशाल्लाह आपकी चीजें उम्मीद करते हैं जो आपने बताई हैं वो लोगों में फायदा भी होगा। आगे क्या कर रहे हैं हम? आगे हम ये कर रहे हैं कि हम अल्लाह हाफिज कर रहे हैं कि हमने कल भी आना है और कल भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुलाकात करनी है। मैं खाना शाहज़ेब अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।